नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। कोविड-19 के खतरे की वजह से जारी लॉकडाउन में देश के तमाम शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। ऐसे में एक नया विवाद अब सामने आ गया है। निजी विद्यालय शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मियों को वेतन देने के नाम पर अभिभावकों पर फीस अदा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस क्रम में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इसके पहले शिक्षा मंत्री ने अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों से भी मिलकर उनकी राय जानने की कोशिश की। अभिभावक और निजी विद्यालयों के बीच फीस के विवाद को लेकर ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की है हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। जिस तरीके से कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, उसी तरीके से एक समस्या है जो पूरे भारत में सदियों से चली आ रही है और उसमें अदालतों के हस्तक्षेप के बाद या कह ले प्रशासनिक अमले के हस्तक्षेप के बाद बावजूद अभी तक कोई निराकरण उसका निकलकर सामने नहीं आ पाया है। और यह विवाद है निजी विद्यालय वर्सेस अभिभावकों का, और यह विवाद चलता आया है, चलता है और चलता ही रहेगा। आज के इस वैश्विक महामारी के काल में जब लॉकडाउन की वजह से तमाम स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हैं, फिर भी कम से कम झारखंड के निजी विद्यालयों की जिस तरीके से मनमानी चल रही है, फीस वसूले जा रहे हैं, फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने तो कल निजी विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक में क्षुब्ध होकर बहुत सारी कड़वी बातें भी कह दी हैं। यह झारखंड के शिक्षा मंत्री का ऑनलाइन और कह लें ऑन द रिकॉर्ड कथन रहा है कि उन्होंने प्राचार्यों को, खास करके निजी विद्यालय के प्राचार्यों को काफ़ी जली कटी भी सुनाई है। इस तमाम मुद्दे के समाधान के लिए एक दूसरा पक्ष है जो है अभिभावकों का, और अभिभावकों के पक्ष जानने के लिए ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय जी आज हमारे साथ हैं। उनसे जानने समझने की बात करते हैं कि आखिर विद्यालयों के द्वारा किस तरीके से मनमानी की जा रही है, इसके बाद इस ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन का क्या, उनकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरीके से आगे अपने दावों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी, पहला सवाल यह, कल शिक्षा मंत्री के साथ आपकी भी बैठक हुई है और तमाम विद्यालयों के प्राचार्यों की भी बैठक हुई है, उस बैठक का लबोलुआब क्या रहा? देखिए, कल की बैठक में शिक्षा मंत्री सिर्फ दोनों पक्षों को बुला करके उनका क्या ग्रीवांस है उसको सुनने का उन्होंने प्रयास किया है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 महीने पहले इस कोरोना महामारी के बीच में, जब लॉकडाउन के बीच में, उन्होंने बार बार स्कूलों से ये आग्रह किया था और उसको लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से एक पत्र भी जो है सभी स्कूलों को भेजा गया था कि अप्रैल से जून तक का 3 माह का फीस अभी आप नहीं लेंगे जब तक कि इस पर हम लोग कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं। और इसको लेकर के बाकायदे शिक्षा मंत्री जी ने एक कमेटी भी बनाने की घोषणा की थी। हालांकि वो कमेटी बन नहीं पाई, लेकिन इसके बाद भी उनका यह प्रयास रहा। उन्होंने बार बार मीडिया के माध्यम से भी सभी स्कूलों से आग्रह किया था कि आप कम से कम इस लॉकडाउन अवधि का जो है वो फीस न लें, 3 महीने का फीस जो है अभी इसको रोक करके रखें, किसी अभिभावकों के ऊपर में आप दबाव ना बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ झारखंड के जो स्कूल हैं, चूँकि झारखंड के अंदर कई जिलों के DC भी आदेश उस तरह का निकाल करके दिए हुए थे कि लॉकडाउन अवधि का फीस आपको नहीं लेना है। इसके बावजूद यहाँ की स्कूलों की मतलब मनमानी इतनी बढ़ी हुई रही कि उन्होंने मंत्री की बातों को भी दरकिनार कर दिया। सभी उन जिलों के उपायुक्तों का भी ऑर्डर का दरकिनार किया जो उन्होंने बाकायदे लेटर निकाल करके उनको मना किया था। अजय जी, एक सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे प्रिंसिपल से मेरी भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम फीस नहीं लेंगे तो जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं या गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में मुश्किल होगी। और 31 मार्च को सारे स्कूल का जो बैलेंस शीट जमा होता है CBSE के साथ, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो उन्होंने जो जानकारी दी है कि ±5%, मतलब 5% या तो मुनाफे में या घाटे में वो स्कूलों के संचालन की उन्हें अनुमति होती है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर हम नहीं लेंगे फीस तो शिक्षकों को, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो पाएगा। कितनी हकीकत है इस बात में? देखिए, ये तो जो बातें आप बता रहे हैं ये पूरी तरह कुंदन जी बेबुनियाद है। क्योंकि हम लोगों ने कई केसेस झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण से लेकर के हाईकोर्ट में हम लोगों ने लड़ा है, और लड़ने के क्रम में जो उनका जो बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जो हम लोग के पास में आई, आप सोचिए कि वो शेयर में पैसा लगाए हुए हैं, और 1-2 पैसा नहीं, 3-3 करोड़ रुपए शेयर में लगाए हुए हैं। और यहाँ का पैसा मतलब किसी खास ग्रुप का स्कूल का, मैं चूँकि नाम लेना नहीं चाहूँगा लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि जो किसी खास ग्रुप के स्कूल भी जो हैं वहाँ पे
चूंकि कोई अब मान लें मेकॉन सेल है, R&D सेल है, उसके अंडर में वो कुछ स्कूल हैं। ये मामले, अजय जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये मामला आया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद 31 अगस्त को झारखंड के साथ देश के कई ऐसे संस्थानों पर सीबीआई के छापे पड़े थे जहां पर उन्होंने अपने परिसंपत्तियों को लाभ के उद्देश्य से दूसरी जगहों पर किराए पर या दूसरे व्यवस्था में दे रखा है। और जो बात आपने कही कि 3-3 करोड़ रुपए शेयर की बात कर रहे हैं, जो R&D सेल की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला इन तमाम चीजों से मिला हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से 1994 में बिहार एकीकृत बिहार के समय जो है वो सेल के जो ज़मीन है वो उसके लीज हुए, HEC की ज़मीन है उसके लीज हुए। उससे पहले HEC खुलते समय भी जो है उस समय लीज नहीं हो पाया था। अब आप सोचिए कि लीज क्या ज़मीन का फिर इन लोगों ने सब लीज किया, जो कि गैर कानूनी है, जो गैर कानूनी, पूरी तरह गैर कानूनी है। और वहां पे सबसे ज्यादा फीस वसूली होती है, सबसे ज्यादा। उसी तरीके से जो CCL है, BCCL है, ECL है, उसके अधीन जो खास करके जो DAV ग्रुप के स्कूल जो खुले हुए हैं, जिसका मेंटेनेंस का सारा खर्च कोल इंडिया देती है, उसके बावजूद भी वहां पर इस तरीके से फीस की वसूली होती है। अजय जी एक सवाल, आपने एक जानकारी दी कि 3 करोड़ रुपए शेयर में लगाया हुआ है। आप तो चूंकि मैं देख रहा हूँ कि जो झारखंड शिक्षा ट्रिब्यूनल है उसके भी काफ़ी जानकारी है आपको, क्या यह कानूनी है कि स्कूलों से फीस के नाम पर जो पैसे वसूले जा रहे हैं, स्कूल की प्रबंधन समिति उन पैसों को शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं दूसरी जगह निवेश कर सके? अगर मंत्री जी इस चीज़ को पूरी तरह जांच करा दे, चूंकि हम अपने स्तर पे जो केस हम लोगों ने लड़ा है वहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो मिले हुए हैं, और मंत्री जी जाँच करा दे तो जितने ये जो हाय तौबा मचा रहे हैं ना, सबकी घिघी बन जाएगी। आज सब मंत्री जी के दरवाजे के बाहर में एक वक्त चरण वंदना के लिए खड़े होंगे। लेकिन जरूरत है सरकार की इच्छा शक्ति का। सरकार अगर थोड़ा सा भी अपनी इच्छा शक्ति दिखला दे। आपको मैं कुंदन जी बताऊं कि जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ पे लागू है 2010 से, और उसके बाद उसमें जितने जो प्रावधान बनाए हुए हैं, सिर्फ मंत्री जी उसकी समीक्षा कर ले, तब ये स्कूलों का पता चलेगा कि किस तरीके से ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप किसको धोखा दे रहे हैं। और ये सब अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जो नोडल पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिले के नोडल पदाधिकारी हों चाहे स्टेट के हों, सब उनकी देखरेख में इस तरह के काम हो रहे हैं। इसका निराकरण क्या है अजय जी? क्योंकि जिस तरीके से स्कूल, कल भी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं भी एक स्कूल का संचालन करता हूं, मैंने भी बिना फीस लिए हुए अपने तमाम शिक्षकों को वेतन दिया है अपने स्कूल में। कहीं ना कहीं स्कूलों के द्वारा एक आप कह लें कि बहुत ही बेचारा किस्म की जो एक इमेज वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें फीस नहीं मिलेंगे तो हम सैलरी कहाँ से दे पाएंगे। इसका निराकरण क्या है? इसका एक सोल्यूशन कहाँ पे जाके बीच में वो रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अभी सबसे बड़ा चीज़ है कुंदन जी कि इस कोरोना विश्वव्यापी महामारी में हर व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है। और हम एज ए पेरेंट्स, हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि आप ट्यूशन का फीस जो है वो पेरेंट्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं कोई फीस, चाहे वो एनुअल चार्ज हो, चाहे बिल्डिंग डेवलपमेंट का फंड हो, चाहे मेंटेनेंस का फंड हो, चाहे स्मार्ट क्लास हो, कंप्यूटर हो, चाहे बस का फीस हो, ये कोई फीस हम नहीं देंगे। लेकिन कल सहोदया के जो अध्यक्ष हैं ईस्ट चैप्टर के, डॉक्टर राम सिंह DPS के प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने तो शायद कहा है कि हम कुछ ऐसी ही व्यवस्था कर। देखिए, अब वो उनके तरफ से जो बयान आया है कि ड्रेस हम चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हर साल ड्रेस चेंज होता है क्या? 2 महीने बस का फीस नहीं लेंगे। अब 2 महीने बस चला ही नहीं है तो फीस किस बात का? अगर हमारे बच्चे ट्रैवल करते तब तो आप फीस लेते, उसमें तो क्लेम आपका ऐसे भी नहीं है। हमारा कहना है कुंदन जी कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली के अंदर आप देखिए कि वहाँ की सरकार की इच्छा शक्ति हो गई कि हमें अपने सरकारी स्कूलों को ठीक करके प्राइवेट स्कूलों को भी नकेल कसना है, और वो चीज़ करके वहाँ पर दिखला दिया गया। आज वहाँ पर कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। अगर उनको फीस भी बढ़ाना है तो पहले परमिशन लेना होगा सरकार का। ये कानून हमने झारखंड के अंदर भी बनाया है, और आपको मैं बताऊं, ये झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन का जो एक्ट है, इसमें साफ तौर पर
इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ है। इस एक्ट का ड्राफ्ट कमेटी में मैं खुद था, हाईकोर्ट कोर्ट से एक कमेटी बनाई गई थी और ये एक्ट जो है 2018 में ये पास हुआ है और 2019-20 से ये यहाँ पे लागू हुआ है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद ही हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। ब्रेक से पहले आपने सुना था कि किस तरीके से लगातार निजी स्कूलों की मनमानी जारी है और जिसका असर खास तौर पर अभिभावकों पर पड़ रहा है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि इसका समाधान क्या है, क्या रास्ता निकलता दिख रहा है। एक बार फिर से सुनिए। जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम बस फीस नहीं ले रहे, स्कूल के यूनिफॉर्म्स को हम नहीं बदल रहे, लेकिन ये जो आपने एक रसीद ला के दी है इसमें तो डेवलपमेंट फीस के नाम पर 6600 रुपये वसूले गए हैं, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फ़ी के तौर पर 5440 रुपये वसूले गए हैं, असाइनमेंट फ़ी है, मेडिकल फ़ी 530 रुपये। अजय जी, एक सवाल उठता है कि मेडिकल फ़ी 530 रुपये लिया जा रहा है, बच्चे विद्यालय तो जा नहीं रहे हैं, फिर मेडिकल फ़ीस किस बात की? देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्कूल, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे इंश्योरेंस के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब कई चार्जेस हैं जो ये वसूली करते हैं। तब मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी जिन स्कूलों का जो फीस कार्ड है उसको मंत्री जी उसको भी मंगवा ले और साथ साथ उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी है उसको भी मंगा ले और फिर उसको देखे कि कहाँ पे किन स्कूलों का आर्थिक स्थिति मजबूत है, किनका कमज़ोर है। जिनका मजबूत हो उन वहाँ पे तमाम तरह की फीस जो है माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फंड का, चूँकि हमें भी मालूम है कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे फंड की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन आज सैलरी देने के नाम पे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने के नाम पर जो है आज इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्कूलों के द्वारा कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तो 11वीं क्लास में प्रोविजनल एडमिशन के नाम पर, क्योंकि अभी तक तो परीक्षाएं 10वीं की, इसको माना जा रहा है कि परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, रिजल्ट अभी आए नहीं हैं, फिर भी 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन। ये प्रोविजनल एडमिशन का नया खेला क्या है? कुंदन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं बताऊं कि इस चीज़ को लेकर के हम लोग कोर्ट जाने वाले हैं। वहाँ पर जो है, चूँकि आप खुद सोचिए कि हमारा एडमिशन होगा, जो फाइनल हमारा रिजल्ट होगा उसी के आधार पर, तो फिर ये प्रोविजनल एडमिशन के नाम पे कहीं पर 1000 रुपया, कहीं पे 1500 रुपया, कहीं पे 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन का फीस जो है ये लिया गया है। और इसके बाद एडमिशन के नाम पर कहीं 40,000, कहीं 43,000, कहीं 50,000, कहीं 60,000 ये लिया जा रहा है, आज भी लिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि हमारा एडमिशन होना उस फाइनल रिजल्ट के ऊपर में, क्योंकि अभी ये प्रोविजनल एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ नहीं जाता। तो ये सिर्फ अभिभावकों का दोहन नहीं है तो और क्या है। और साथ साथ जो बच्चे जो इनके अभी प्रोविजनल एडमिशन के एग्जाम में पास कर जाते हैं, उनके दिमाग में तो ये चीज़ चला जाता है कि हमारा एडमिशन तो हो गया, लेकिन उन्हें चूँकि बाल्यावस्था में है वो, उनको पूरा अभी उस चीज़ की जानकारी भी नहीं हो पा रही है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर उनका एडमिशन कन्फर्म होना है। और इस कारण कुंदन जी, मैं आपको बताऊं कि 2-3 साल के अंदर कई बच्चे सुसाइड कर लिए। अब आप सोचिए कि इस तरह का हथकंडा अपनाने का क्या मतलब, जब आपको फाइनल रिजल्ट में ही आपको एडमिशन लेना है। लेकिन ऐसे कर करके आप सोचिए कि एक एक स्कूल में कहीं पे 5,000, कहीं पर 6,000, 2,000 रुपया दे करके लोग रजिस्ट्रेशन करा करके प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। ये सारा पैसा किस मद में ये लोग खर्च करते हैं, इसको बताएंगे? जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, क्या उसका पैसा लौटाते हैं क्या? और आपको कुंदन जी एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताऊं कि आपके भी बच्चे होंगे, जब आप फर्स्ट उसका शुरू क्लास में जब एडमिशन कराने जाते होंगे तो एक स्कूल में आपको सिक्योरिटी मनी देना होता होगा। आप बताइए, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा बताइए जो पिछले 10 साल तक अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाता है, क्या उसको सिक्योरिटी मनी वापस होती है क्या वहाँ से रिजल्ट के बाद, 10th के रिजल्ट के बाद या 12th के रिजल्ट के बाद? वो पैसा किस मद में ये लोग खर्च करते हैं, कहाँ पे रखते हैं? वहाँ पर जब आप पैसा मांगने की बात करेंगे कि हमारा सिक्योरिटी मनी लौटाइए, तो आपसे मांगेंगे पर्ची। आपके पास पर्ची है क्या? पर्ची लाइए तो हम देखते हैं। अब आप सोचिए कि 10 साल तक उस पर्ची को हमें कहीं सहेज के रखना होगा। उनके पास इसका कहीं कोई डिटेल्स नहीं है क्या? उनके पास अकाउंट उनका इतना कमजोर होता है
कि साहब किस पैसे किस बच्चे से आप कितना सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, उसका भी आपको ध्यान नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये शोषण का विद्या नहीं है तो और क्या है। तो इसलिए इस चीज को लेकर के हम कम से कम जो अभिभावक मंच, चूंकि हम लोग सिर्फ इस राज्य के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भी, आज हमारे उड़ीसा में PIL फाइल हो चुका है, आज हमारे गुजरात में PIL फाइल हो चुका है, आज हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, तमिलनाडु, आंध्रा, बंगाल, मतलब हर जगह हमारा आज पेरेंट्स एसोसिएशन जो है लगातार इस चीज़ को लेकर के फाइट कर रहा है। और हम लोग को सीधा, हम लोग तो इससे पहले भी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किए थे और केंद्र सरकार से ये मांग किए थे कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, जब 1 टैक्स 1 GST हो सकता है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता। 1 नेशन 1 कार्ड भी हो रहा है, 1 नेशन 1 कार्ड भी हो रहा है। तो आप सोचिए कि एक सिलेबस हम क्यों नहीं चला सकते देश के अंदर, जहां पे जो रीजनल प्रॉब्लम है आप रीजनल के पार्ट को भी जोड़िए, लेकिन कम से कम देश के अंदर एक सिलेबस चलना चाहिए। चलिए, ये तो चूंकि एक पॉलिसी मैटर है, इसमें केंद्र सरकार ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। एक और सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा रखी है कि नर्सरी और उसके छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, पहली क्लास तक के, उन बच्चों के दाखिला जो होगा वो शुद्ध लॉटरी सिस्टम पर किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले स्थिति स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, साथ में पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद जाकर ही लिस्ट प्रकाशित किया जाता है कि किन बच्चों का KG में, नर्सरी में, प्रेप में या क्लास 1 में एडमिशन लिया जाएगा। इस मामले में क्या अपडेट है झारखंड की, अगर स्थिति की बात कर लें? कुंदन जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ को लेकर के पहले भी हम लोगों ने काफ़ी फाइट किया था। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ बंद करवा दिया था और लॉटरी सिस्टम जो है उसको हम लोगों ने चालू कराया था। लेकिन अभी फिर इस साल हम देख रहे हैं कि कई पेरेंट्स इस तरह की शिकायत किए हुए हैं। इस स्टार्टिंग क्लास में एडमिशन लेने को लेकर के कई सारे प्रावधान बनाए हुए हैं कि जिस स्कूल, जो भी स्कूल हो आपके क्षेत्र में, उससे आपके घर की दूरी कितनी है, बच्चा, उसके पेरेंट्स जो है कि किस तरीके की जॉब में है, ये सब चीज़ वो सब देखते हैं ये लोग। लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप दूरी भला ही उसको देख सकते हैं, लेकिन आप किसी बच्चे से इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं, किसी के पेरेंट्स से इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। अब आप सोचिए कि हम अगर मैट्रिक पास भी नहीं है लेकिन हम अपने बच्चे को चाहते हैं काबिल बनाना, उसे अच्छा शिक्षा देना, तो हम इंग्लिश अगर नहीं जानेंगे तो हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का सीधा और सीधा। अगर मेरी पत्नी अंग्रेजी नहीं जानती है तो मेरे बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं बनता। देखिए, यही मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारी पत्नी अंग्रेजी नहीं जानती है, वो हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाती है, तो क्या हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? इस मामले को लेकर के हम इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट गए थे। उसमें मामला ये था कि 1 गर्ल्स चाइल्ड को जो है प्राथमिकता देने को लेकर के उसमें बाकायदे एफिडेविट भरवाया गया था कि इसके बाद आप दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। इसको लेकर के जब हम हाईकोर्ट गए तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने स्कूल को बुला करके सीधा इतना झाड़ लगाया कि आज जिस लड़की के साथ में हमारा शादी होता है, हो सकता है 5 साल बाद वो पत्नी हमारी नहीं रहे, फिर हमारी दूसरी पत्नी आए, पहली पत्नी से भी हमारी एक लड़की और दूसरी पत्नी से भी हमारी एक लड़की, तो क्या हमारा वो फंडामेंटल राइट नहीं है कि हम अपने बच्चे को उसका हम लाभ दिलाएं? अब आप सोचिए कि ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा करके ये लोग पेरेंट्स को परेशान करते हैं। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग, अच्छा जी, कुल मिला के अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो जो NOC लेने के लिए वो एफिडेविट देते हैं स्कूल प्रबंधन समिति के लोग कि हम इसे फायदे या नुकसान के लिए नहीं, जनहित के काम के लिए इस स्कूल का हम उपयोग करेंगे, वो पूरा का पूरा एक फरेब है, झूठ है, आई वॉश है। ये पूरी तरह सामने दिख रहा है। ये मैं तो इसीलिए मंत्री जी को बोला कि हनुमान की क्या ताकत है उसको बताने की आवश्यकता, और हम लोग एक पेरेंट्स होने के नाते उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के पास भी ये सारे प्रावधान हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आप उसको यूज कर लिए तो ये स्कूल वाले आपके तलवा चाटेंगे, क्योंकि ये सारे कानून सरकार ने बना रखे हैं जिसको लेते हुए जो है स्कूल आगे बढ़ सकता है, उसके बिना नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं कुंदन जी कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, और प्रार्थना भी करूँगा अपने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से कि कम से कम अभी के समय
जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी आप मुख्यमंत्री बने थे, उस समय आपने दिल्ली गवर्नमेंट का शिक्षा प्रणाली का अनुकरण करने की बात की थी। ताकि जरूरत है उन सरकारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का, ताकि हम जैसे लोग भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं और वहां से भी वही आईएएस और आईपीएस और बड़े जो विभिन्न पदों पर अधिकारी जो आसीन हो रहे हैं, वैसे जगहों पर हमारे बच्चे भी जाएं। जरूरत है यहां पर उस चीज को थोड़ा मॉडल बनाने की, थोड़ा अपने सरकारी स्कूलों के स्मार्ट बनाने की। अगर ये चीज होता है कुंदन जी, तो ये प्राइवेट स्कूलों का दुकानदारी बंद हो जाएगा। और आपको मैं एक उदाहरण के रूप में देता हूं कि दिल्ली के कई ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे संपर्क के, जो आज अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके सरकारी विद्यालयों में नाम लिखा रहे हैं। चलिए, तो ये थे ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय। इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर और तमाम तरह की जानकारियां देते हुए कहा है कि झारखंड में कम से कम जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय के प्रबंधन समिति की कोशिश होती है कि अभिभावकों का अधिकतम जो आर्थिक दोहन और शोषण है वह किया जा सके, और अपने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन के नाम पर जो इस लॉकडाउन के पीरियड में अभिभावकों से जबरन वसूली की जा रही है, इस वसूली को रोकने की जरूरत है। और इसके लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इन्होंने गुहार लगाने की भी कोशिश की है और अन्य कुछ मामलों में पीआईएल करने की भी बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इनकी बातचीत से स्पष्ट है कि यह समस्या पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी। अब जरूरत है इस बात को देखने की कि प्रबंधन समिति, जो निजी विद्यालयों के प्रबंधन समिति है, वह कितना मानवीय रुख अख्तियार करते हुए इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान के फीस को अभिभावकों से वसूल करती है। अपने कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज, रांची। आप सुन रहे थे अजय राय को, जिस तरीके से लगातार फीस वसूली हो रही है और निजी स्कूल अपनी मनमानी करते नजर आते हैं, अभिभावक परेशान हैं। लॉकडाउन के बीच एक तरफ तो समस्या तो है ही, लेकिन अगर सब कुछ बंद है, शैक्षणिक संस्थान पूरी तरीके से बंद है, तो आखिर फीस वसूली क्यों? और इसी को लेकर जो देख रहे थे हम कि अजय राय साफ तौर पर कहते नजर आए कि ये धंधा बना दिया गया है, व्यवसाय के रूप में निजी स्कूल इसे चला रहे हैं। जरूरत है इस पर लगाम लगाने की, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस।